अभी ये दिया हुआ है क्या इस मंथ का दिसंबर, फिर से एक बार रिवाइज करते रहे। जैसे पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसका नाम क्या हो गया, सेवा तीर्थ, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ देखिए दिया हुआ है राजभवन बना लोक भवन। राजभवन का नाम क्या कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। और फिर उसके बाद जो है, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए ये किसके निर्देश पे हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर, ठीक है ना, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पे ये हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए एनएचएआई। एनएचएआई ने रिलायंस जियो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता किया है, ठीक है ना। और ये समझौता किसके लिए है, टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए है, टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए, जिसका उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा को क्या करना, बढ़ाना और सुविधा थोड़ा सा प्रदान करना। आगे आइए डिजिटल अरेस्ट। आप जान रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट इस समय स्कैम फैला हुआ है, तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम की पूरे देश में जांच करने के क्या कर दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। और किसको ये काम सौंपा गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपा गया है, ठीक है ना। डिजिटल स्कैम क्या है, एक बढ़ता हुआ साइबर एक्सटॉर्शन रैकेट है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि धोखेबाज कानून लागू करने वाले अधिकारियों या न्यायाधिकारियों का रूप धारण करके पीड़ितों को अरेस्ट कर डर दिखा करके क्या किया जाता है, पैसा ट्रांसफर कराने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए संचार साथी। हमने बताया संचार साथी जो है एक ऐप है। अब ये क्या है कि सभी, ऐसा आदेश है कि सभी स्मार्टफोन बनाने वाले को भारत में बिकने वाले हर फोन में अपना नया संचार साथी साइबर सिक्योरिटी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दे दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या रहेगा, संचार साथी किसके द्वारा करवाया जा रहा है, दूर संचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ क्या है लाभ इसका, ये रहेगा कि मोबाइल डिवाइस जो भी है उसका वेरिफिकेशन इजीली हो सकेगा। किस पर बेस, IEMI, ठीक है ना, IMEI नंबर जो होता है उसी के बेस पर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद है भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 जारी हुआ है। ये रिपोर्ट नवंबर लास्ट में हुआ है और ये रिपोर्ट जो है जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है ना, केंद्रीय भूजल बोर्ड। तो इतना याद रखिएगा। इसमें मेनली जो भी संदूषक होते हैं, ठीक है ना, सीमा से अधिक हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है कौन कौन से संदूषक, जैसे हमारे नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, ये सब संदूषक का कार्य करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाइए। आगे दिया हुआ है कि सोलर फेज 2 लॉन्च किया गया है। सोलर फेज 2, इसमें बस आपको ये जानना है, बहुत ज्यादा नहीं जानना, ये है कि ये मेनली किसका, सौर ऊर्जा का, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे हम टिकाऊ कृषि करें, ठीक है ना, उसके लिए ये फेज है सोलर फेज 2 लॉन्च। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या, टैक्स रैंप योजना को मंजूरी दी गई है। टैक्स रैंप क्या है, ये ध्यान में रखिएगा, ये 5 वर्ष के लिए ये योजना है, टैक्स रैंप, ठीक है ना। टैक्स से आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, टेक्सटाइल यानी कपड़ा। तो ओवरऑल ये 5 वर्ष की अवधि के लिए है, यानी 25-26 से लेकर के 30-31 तक है, ठीक है ना, क्लियर। और 305 करोड़ का कुल लागत है, परिव्यय है, ठीक है ना। और ये वित्त आयोग चक्र के साथ संरेखित किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ ये जान लीजिए कि इसका महत्व क्या है कि भारत के कपड़ा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाए टैक्स रैंप्स योजना संबंधित है, तो आप बताओगे क्या कि कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है ना, यानी फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक। कितना बजट है, 305 करोड़ का, ठीक है ना, कितने वर्ष के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए, 25-26 से लेकर के हमारा 30-31 तक का है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है रैंप्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना मंजूर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रैंप्स,
रैम्प्स है क्या एक्चुअल में, ये जानिए। रैम्प का मतलब होता है रेयर अर्थ मेटल, ठीक है ना। यहाँ आरई का मतलब है रेयर अर्थ मेटल, लेकिन रैम्प का क्या मतलब है? जैसे ये क्या है रैम्प, REMP, यानी सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। मतलब क्या? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, रैम्प, ठीक है ना, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। इसका उपयोग कहां आता है? इसका उपयोग आ रहा है, देख लीजिए किसमें आता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गए, पवन टरबाइन्स हो गए, रक्षा प्रणाली जैसे रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये इनका उपयोग क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी वजह से इसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना मंजूर की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है ना, सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऐसा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, रैम्प फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। कहाँ कहाँ उपयोग आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, ये जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, ये सब उस सब में, टरबाइन्स हैं, उस सब में काम आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको यही जानना है कि रैम्प का उपयोग कहाँ है। अभी जैसे आने वाले, ये साइंस का प्रश्न हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये आने वाले प्रश्न उसमें पूछ देगा कि भाई हमारा ये क्या है। जैसे MOF के लिए आपको इस बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दिया गया है, ठीक है ना। MOF का मतलब क्या? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो जाहिर सी बात है, अब आपसे प्रश्न पूछ देगा, आप कहोगे सर ये आया कहाँ से? पता नहीं कहाँ से आ गया, नया प्रश्न था। नया नहीं है, आपके आसपास ही ये प्रश्न है, ठीक है ना, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। आगे आइए, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम, ठीक है ना, 2025 जारी किया गया है। ये एक रिपोर्ट है इंडिया टूरिज्म का, ठीक है ना। इस रिपोर्ट का ये 66वां संस्करण है जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। अब इम्तिहान में आपसे पहला प्रश्न पूछेगा, इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जाहिर सी बात है, टूरिज्म है तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, 66वां संस्करण। इसमें कहा क्या है कि महाराष्ट्र में फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स दर्ज किए गए सबसे ज्यादा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन जारी किए गए? FTV, फैशन टीवी नहीं, ठीक है ना। FTV का मतलब फॉरेन टूरिस्ट विजिट, फॉरेन टूरिस्ट विजिट, ठीक है ना, दर्ज किए गए। इसके बाद कहा? पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहा? उत्तर प्रदेश। मतलब अपना उत्तर प्रदेश जो है इस रिपोर्ट में, टूरिस्ट कंपेंडियम रिपोर्ट में कैवे नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। दिया है कुल मिलाकर के वर्ष 2024 में भारत के फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स जो थे ये इतने मिलियन तक पहुंच गए, जो 23 से कितना तुलना था? इतना। आपको याद क्या करना है? आपको ये नहीं याद रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। याद कर सके तो बहुत अच्छा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है फॉरेन टूरिस्ट की, ठीक है ना भाई। जो फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स हैं वो कितने अधिक हुए हैं? तो 8.84%, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे कौन? उत्तर प्रदेश। और पिछले साल से वृद्धि किसकी? तीसरे करें, पिछले साल से वृद्धि कितनी हुई है? 8.8%, 8.8%, ये याद रखना है। 8.84%, ठीक है ना। 8.8 भी याद रखेंगे तो हो जाएगा, इतना क्लोज नहीं देंगे। 8.81, 8.82, मतलब 8.8, ठीक, हाँ, या लगभग 9%, ये भी हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं नवंबर पे, ठीक है ना। किससे आ जाते हैं? नवंबर पे। नवंबर पे जानिए वर्तमान में क्या है। वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, भारत जो है दूध उत्पादन में कितने पे है? नंबर 1 स्थान पे है।
भारत में शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश अपना कैवे नंबर पर है? पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। ये जान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है ना। नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड कौन? इंडिया, ठीक है ना। और भारत में नंबर 1 कौन? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। क्लियर, ये है। उसके बाद वर्तमान में भारत विश्व भर में अंडा उत्पादन में कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्लियर, यहीं से शुरू है क्या? यहीं से नहीं शुरू है, यहां से है, ठीक। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए, इधर से है, वही तो मैं कह रहा हूं, ठीक। पहले यहां से है, ठीक। फिर भी इस न्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं, यहां से शुरू है। जैसे ये आया कहां से रिपोर्ट, ठीक, जानिए। ये है हमारा क्या? ये है हमारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स यानी BAHS रिपोर्ट, ठीक है ना। क्लियर। और किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। ये तीनों मंत्रालय एक ही मंत्रालय के अधीन है, ठीक है ना। मतलब 3 एक के अधीन है। किसमें? एक हमारा कौन? मत्स्य पालन, पशुपालन और उसके बाद डेयरी मंत्रालय, ठीक है ना। इन तीनों के द्वारा, मतलब इस मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, कौन? बहस, ठीक है ना। बहस रिपोर्ट। इस बहस रिपोर्ट में क्या है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया है कि यह देश में पशुधन और डेयरी क्षेत्र में रुझानों के व्यापक डेटा प्रदान करता है। और इसमें ये 3 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? पहला ये कि भाई भारत नंबर 1 पे है, किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरा क्या? अपना यूपी भारत में है। और तीसरा क्या? कि भारत अंडा उत्पादन में विश्व भर में कैवें स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ये 3 चीजें कहीं है और 3 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए यहाँ। उसके बाद हमारा दिया हुआ है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है ना। ये एक बैठक हुई है, ठीक है ना। ये इसका 5वां संस्करण था, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, ठीक है ना। ये अभी नवंबर में हुआ है लास्ट में, और ये इसका 5वां संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसमें मेनली क्या था कि भारत में इंटरनेट की भावी दिशा पर चर्चा करना, ठीक है ना, और संबंधित क्षेत्रों की पहचान करना, ठीक है ना। इसका विषय ये था। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि ये आप याद करें और कहाँ हुआ है, ठीक है ना। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है ना। भाई इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ है, इसी पे बैठक होगी। किस तरह से हम गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में यूज ले आ सकते हैं, इस पे परिचर्चा होगी, ठीक है ना। यही है। तो ओवरऑल आपको बेसिकली क्या याद करना है? स्थान, ठीक है ना। आगे आइए। प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये गोवा में अनावरण की गई मूर्ति, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी भगवान राम की मूर्ति है, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी भगवान राम की मूर्ति है, जिसे राम सुतार जी ने बनाया है, ठीक है ना। राम सुतार जी ने क्या किया है? बनाया है। ये ध्यान रखिएगा। ये है वास्तुकार कौन है? राम सुतार। और दक्षिण गोवा में ये लगाई गई है श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली होना चाहिए, जीवोत्तम मठ, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया? तो ओवरऑल गोवा याद रखिएगा, गोवा में लगाई गई है और प्रधानमंत्री ने ही अनावरण किया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी के कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने यानी 25 नवंबर को श्री राम मंदिर धर्म ध्वज आरोहण, ठीक है ना, किया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारी चीजें क्या रहती हैं? इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। तो ध्वजारोहण किस लिए? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक पवित्र भगवा ध्वज क्या किया गया? फहराया गया, ठीक है ना। क्लियर। इसमें बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या? पहला जो ध्वज फहराया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है और राम मंदिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन के लिए भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है कि
जो किया गया है इसमें ध्वज कितने फुट का है? 22 गुणे 11 फुट का है, ठीक है ना, भगवा कलर है, ठीक है ना, और 42 फुट ऊंचे खंबे पर क्या किया गया है? फहराया गया है, और इस पर दीप्तिमान सूर्य, ठीक है ना, दीप्तिमान सूर्य, पवित्र ओम और कोविदारा वृक्ष, ठीक है ना, वृक्ष कहा जाए, कौन सा वृक्ष? कोविदारा वृक्ष क्या है? अंकित है, ये याद रखिएगा। दीप्तिमान सूर्य है। पूछा जा सकता है झंडे में क्या क्या है, जैसे नहीं पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के चिन्ह में क्या क्या है, पूछा जाता है ना कि भाई एक तीर, धनुष, मछली होते हैं ना उत्तर प्रदेश सरकार में, आप देखे होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से यहां भी आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या? एक सूर्य है दीप्तिमान, दूसरा पवित्र ओम का चिन्ह है, और तीसरा हमारा क्या? कोविदारा वृक्ष है, ठीक है ना, क्लियर? ये चीजें याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आ जाइए, ये रिपोर्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद आगे देखते हैं। यहाँ है एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। कैसा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है? उस सम्मेलन का नाम है कोऑप कुंभ। कोऑप कुंभ का मतलब समझ में आ जा रहा है कि यह सहकारिता क्षेत्र से है, ठीक है ना, सहकारिता कुंभ, ठीक है ना, कोऑप कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फील्ड से, सहकारिता क्षेत्र से, ठीक है ना। उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था, ठीक है ना, क्लियर। कोऑप कुंभ ये कहां हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। अपने तरह का ये पहला था, और इसका आयोजक कौन था? नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी। मतलब आप जो देखिएगा कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फील्ड से होगा बैंक, और क्रेडिट सोसाइटी वही इसका आयोजक होगा। इसमें लक्ष्य वही रखा गया है, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, आजकल सबका वही रहता है। मेनली क्या है कि इन लक्ष्यों के साथ सहकारिता क्षेत्र को क्या करना? मजबूत बनाना, ठीक है ना। अब यहाँ क्या चीज दी हुई है कि मुख्य परिणाम अगर देखे जाए तो हमारा दिया हुआ है दिल्ली घोषणा 2025 स्वीकार की गई है, क्योंकि ये आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो कुछ सहकारिता क्षेत्र को लेकर के डिक्लेरेशंस हुए होंगे, घोषणाएं हुई होंगी, तो उन घोषणाओं को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। इनके अलावा जानिए यहाँ 2 ऐप जारी किए गए हैं। एक है कौन? सहकार डीजी पे, और एक सहकार डीजी लोन ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। एक क्या किया गया है? सहकार डीजी पे, और एक सहकार डीजी लोन ऐप लॉन्च किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जान ही रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे, आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025, ठीक है ना। इस शहरी सम्मेलन की बात कर लीजिए तो सबसे पहली चीज, ये शहरी सम्मेलन हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। आपको ये तो याद ही रखना है कि कहाँ हुआ है, और इसमें विषय क्या है? सतत शहरी विकास और सुशासन, ठीक है ना। सतत का मतलब क्या? हमारा सस्टेनेबल, ठीक है ना, क्लियर, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है ना। गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी यहाँ सुशासन है, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना, क्लियर। तो उसकी बात कही गई है। इसमें मेनली क्या है भाई? गवर्नेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाउ टू जनरेट इनोवेटिव मूड्स या नेचर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या? शहरी नवाचार, निवेश, हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है ना। इस समय इन्वेस्ट यूपी चल रहा है, इन्वेस्ट इंडिया चल रहा है, कई सारी चीजें, ठीक, क्लियर। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दावोस चल रहा है। दावोस में क्या? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। हर साल आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने यूपी के इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, जो सुरेश खन्ना जी हैं। सुरेश खन्ना जी क्या हैं? इस समय वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री है ना इसमें, अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, वित्त मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि बजट वही पेश करते हैं, तो उनको क्या मिला? कई इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स मिले, ठीक। तो क्या होता है कि कई फील्ड्स में, जैसे आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा था यूपी मेंस, याद होगा, तो उसमें था कि हाउ टू इन्वेस्ट इन यूपी, इन्वेस्ट कौन, व्हाट आर द फील्ड्स, ठीक है ना, कि किन किन फील्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इनोवेटिव फील्ड्स होंगे, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा संभावनाएं हैं,
ठीक है ना। तो उन फील्ड्स को खोजना, ठीक है ना, क्लियर। उसी तरह से आज स्किल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू लोगों को स्किल कर रहे हैं, ठीक है ना, रोजगार भी डेवलप हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से। मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी आ रही है, अपना इन्वेस्ट कर रही है और एक अपना कोई औद्योगिक प्लांट लगा रही है, तो उससे जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर डेवलप होंगे और उस क्षेत्र में जो भी स्किल्स होंगे उनको क्या होगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से चलता है सब, ठीक। तो ओवरऑल वही है हमारा शहरी नवाचार, निवेश और शासन पर विचार विमर्श करना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को क्या करना, प्राप्त करना। तो ओवरऑल ये याद रखना है आपको, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यही है। आगे आइए। अच्छा, इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। इस इनिशिएटिव्स में क्या क्या है, पहला है DRAP। DRAP का मतलब है डंप साइट सुधार कार्यक्रम, रिफॉर्म प्रोग्राम, ठीक है ना, क्लियर। तो जितने भी हमारे डंप साइट हैं, ठीक है ना, उनको योग्य बनाना, कैपेबल बनाना, कि मतलब उसका कुछ यूज टू बनाना उसको, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना। और हमारा कब तक बनाया गया एक लक्ष्य, सितंबर 2026 तक कि हम 0 डंप साइट कर देंगे, ठीक है ना, लक्ष्य 0 डंप साइट, ये हमने टारगेट बनाया है। कब तक, सितंबर 2026 तक, इसके थ्रू, ठीक। और कार्यक्रम का नाम क्या है, डंप साइट सुधार कार्यक्रम। उसके बाद हमारा क्या है, शहरी निवेश विंडो, यानी अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, UI विन, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है भाई, सतत शहरी बुनियादी ढांचे का समर्थन, ठीक है ना। हालांकि ये पॉइंट्स आपको केवल याद रखने हैं प्रीलिम्स स्तर पे। जैसे मान लीजिए आपका PCS आ रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि ये सम्मेलन हुआ और इसमें कौन कौन से कदम उठाए गए, कौन कौन से कदम उठाए गए, ये चारों दे दिया और उनमें से एक मान लीजिए हटा दिया गया या दे दिया गया चारों, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑल, सभी। तो आप क्या लगाओगे, सभी लगाओगे, जनरली ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब इसी सबको मद्देनजर रखते हुए बनते हैं। अगर यही PCS में पूछ रहा, उसमें मेंस में पूछ रहा है, तो मेंस में आपका ये पूछेगा कि भाई शहरों के सतत विकास के लिए, ठीक है ना, और नवाचार लाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही संभावनाओं के बारे में बताइए। तो सरकार ने अभी हाल ही में ये कार्यक्रम किया, उसके तहत 4 लक्ष्य या 4 जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहल की हैं सरकार ने, ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा, अच्छा खासा नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर आप करंट इश्यूज को अपने आंसर राइटिंग में डालते हो तो निश्चित रूप से आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। आप वही पुराना ढर्रा लिख दो, सरकार वो चाहती है कि स्ट्रीट लाइटें लगाई, ये तो सबको पता है। आप प्रोग्राम्स के नाम लिखो ना, कि आप इनिशिएटिव्स के नाम लिखो, आप ऐप्स के नाम लिखो, आप कार्यक्रमों के नाम लिखो, निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो उनमें से ये है, ये अच्छा प्रश्न है और हमारे उसमें है भी स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में भी है स्मार्ट सिटी, ठीक है ना, यूपी पेपर में भी है और आपके GS पेपर में भी है, ठीक है ना। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे आइए, यहीं से मेंस बनते हैं और कहीं नहीं, करंट से ही बन जाते हैं। जो चर्चा का विषय होते हैं, आप समझिए कि GS में 50%, लगभग 50 नहीं तो आप समझिए 40% आपके करंट बेस्ड ही क्वेश्चंस रहते हैं। एथिक्स में भी आएगा तो करंट इशू जो चल रहा होगा ना, उसी को एथिकल व्यू बना देंगे, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, जैसे दिया हुआ है हमारा जनजातियों के लिए समर्पित भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत, ये तो वन लाइनर फॉर्म में अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि भारत का पहला जनजातीय डिजिटल संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है भाई, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ये स्थान है, इस जगह खोला गया है, ठीक है ना। अब भाई उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, ये आप मेंस के लिए रखिए, ठीक है ना, क्लियर, कि उनके उत्थान में, जनजातियों के उत्थान में सरकार क्या कर रही है। एक पॉइंट तो ये भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ओवरऑल आपको प्रीलिम्स स्तर पे यही याद रखना है कि उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने किया, और कहाँ खोला गया है, पहला डिजिटल संग्रहालय जनजातियों के लिए, तो नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई ऑप्शन मिले लगा दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा दिया हुआ है
समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी उस दिन हम लोग डॉल्फिन रिपोर्ट पढ़े हैं, अब यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है, मत्स्य पालन जनगणना, ठीक है ना। ये जो है आपका 3 नवंबर से 18 दिसंबर तक 25 तक किया गया है, अभी रिसेंट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है महत्व, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना ये की गई है। भाई मछलियों की डिजिटल जनगणना की गई है पूरी तरीके से, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल गणना की गई है। एक व्यास भारत, ये एप्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा, व्यास भारत और व्यास सूत्र, ठीक है ना, जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से। अब इम्तिहान में आपसे पूछा कि व्यास ऐप और व्यास सूत्र, यानी व्यास भारत और व्यास सूत्र, ये ऐप संबंधित हैं किससे, ठीक। तो आप लिखोगे कि समुद्री मत्स्य पालन जनगणना को डिजिटलाइज करने के लिए, ठीक है ना, उनकी जनगणना को पूर्णतया कैसा करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए, ठीक है ना। ये है उद्देश्य, क्या है कि देश में समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र पर व्यापक आंकड़े क्या करना, एकत्र करना, ठीक है ना। अब विस्तार है, जनगणना में 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 से अधिक गांवों में रहने वाले 12 लाख मछुआरा परिवार इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है ना, क्लियर। अभी ये जनगणना की गई है, अभी रिपोर्ट्स इसमें शामिल नहीं है। ओवरऑल इसमें विस्तार बताया गया है कि ऐसे ऐसे ये है, ठीक है ना। जब रिपोर्ट आएगी तो आप लोग रिपोर्ट पढ़िएगा। फिलहाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनगणना पूरी तरह से डिजिटल जनगणना अभी व्यास भारत और व्यास सूत्र मोबाइल ऐप के माध्यम से हुआ है। डॉल्फिन जनगणना, मत्स्य जनगणना, ठीक है ना, कछुआ जनगणना, कई सारे आपको दे सकता है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है हमारा भारत NCAP 2.0 मसौदा, ये संबंधित किससे है। पहले तो आप याद रखिएगा कि ये जो मसौदा है भारत NCAP 2.0 मसौदा, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें नई रेटिंग प्रणाली 5 प्रमुख स्तंभों पर ये आधारित है। पहला क्या, सेफ ड्राइविंग, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा एक्सीडेंट अवॉइडेंस, एक्सीडेंट को टाला कैसे जाए, ठीक है ना। तीसरा क्रैश प्रोटेक्शन। चौथा वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन। और पांचवा है पोस्ट क्रैश सेफ्टी, ठीक है ना। ये 5 इन्होंने स्तंभ बनाए हैं, ठीक है ना। किस तरीके से हम लोग मतलब सुरक्षापूर्ण यात्रा कर सकें, सड़क यात्रा कर सकें, ठीक है ना, उन सब में 5 स्तंभों का प्रयोग करके एक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मसौदा है भारत NCAP 2.0 मसौदा, ठीक है ना। और ये मसौदा किससे संबंधित है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। ये आपसे इम्तिहान में पूछा जा सकता है। आगे दिया हुआ, अच्छा यहाँ ये अभी तो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन इसका लक्ष्य कब तक है लागू करने का, ठीक है ना। पहले देखिए कोई भी ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें कई सारी कमियां निकलती हैं। पहले शुरुआत में ड्राफ्ट लाया जाता है तो उसमें कुछ कमियां निकलती हैं, तो समय समय पे सब में क्या होता है, संशोधन होता है, रिफॉर्म्स होते हैं, अमेंड किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे GST बना, एक बार में GST में तो हर चीज मान ली नहीं गई, धीरे धीरे उसमें कई सारे रिफॉर्म्स हुए कि नहीं, अमेंड हुए, तब वो पटरी पे आई। अभी भी पटरी पे नहीं है, धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए इसका ड्राफ्ट बना एक सड़क सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, सड़क राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बन गया। अब बनाइए तो जब तक लागू न हो जाए, कई बार इस पे क्या होंगी, मीटिंग्स होंगी, चर्चे चलेंगे, ठीक, तो इसमें सुधार होगा, देन आफ्टर इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। लागू करने के बाद भी चांसेस रहते हैं कि अमेंड किया जा सके, ठीक है ना। कैसा किस पे प्रभाव पड़ रहा है भाई, उसको तो अनदेखा करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो प्रभाव क्या पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, कितना सफल हो रहा है,
ये सब देखना रहता है। उसके बाद उसमें भी क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो सरकार की ऐसी ही योजनाएं होती हैं। तो इसको लागू कब से करेंगे, अक्टूबर 2027 से इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है ना, अभी 27 दूर है, ठीक है ना, दूर क्या मतलब अगले साल, ठीक। अरे फिर भी अभी तो 26 शुरू हो रहा है, 1.5 साल प्लस ही है, ठीक। आगे आगे, निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना, क्लियर। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, संवर्धन का मतलब प्रमोशन, मिशन का मतलब एम, ठीक है ना। तो निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है ना। ये कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का, ये ध्यान रखिएगा। 25-26 से लेकर के 30-31 तक, ठीक है ना। 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 6 साल, ठीक है ना, क्लियर। तो 6 साल का वित्तीय वर्ष का ये मसौदा है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इम्तिहान में आने वाला ये प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि व्यापार, ट्रेड, इस सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लक्ष्य ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है निर्यात संवर्धन मिशन, इसको मंजूरी दी गई है। ये कितने वर्ष के लिए है, ये 6 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष, 6 वित्तीय वर्ष। लेकिन 5 वर्ष था, इसके पहले यही किया था, लेकिन 5 वर्ष था। 5 वर्ष था, हाँ, 5 मतलब हम लोग काउंट किए होंगे, हो सके ये नहीं सर, उसमें लिखा हुआ था, लिखा हुआ जैसे है? ये लिखा हुआ है ना, हाँ। 25, 26, 30, 31, हाँ। वैसे इसकी इसी काउंट कीजिए, देखिए 25-26, फिर 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 6 वर्ष। तो अब कंफर्म हो गया कि ये 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। वहां में आप लोग अमेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब यह है भारत को वैश्विक निर्यात प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धी क्या करना, बनाना, मतलब कॉम्पिटिटिव बनाना, कॉम्पिटिटिव माहौल प्रदान करना, ठीक है ना, क्लियर। कुल परिव्यय क्या है, 25,060, ठीक है ना, यानी 25,060 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 2 उप योजनाओं के माध्यम से ये होगा। एक है क्या, निर्यात प्रोत्साहन, और दूसरा है निर्यात दिशा। ये उप इनके सब प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना, क्लियर। एक प्रोग्राम क्या है, निर्यात प्रोत्साहन, यानी हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे, और एक है निर्यात दिशा, यानी एक्सपोर्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। एक प्रमोशन और एक डायरेक्शन, ठीक है ना, क्लियर। प्रमोशन में क्या करेंगे भाई, हाउ टू प्रमोट, सस्ती व्यापार वित्त प्रदान करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग और ऋण गारंटी यानी क्रेडिट गारंटी, ठीक। और दिशा, गैर वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है ना, जिसमें गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यापार मेलों में भागीदारी क्या है, शामिल है, ठीक है ना। तो एक हो गया हमारा क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और एक हो गया एक्सपोर्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। और कैटेगराइज कर दिया 2 सब प्रोग्राम्स को। अब आइए बिम्स्टेक। प्रथम बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, बिमरेन, ठीक है ना, सम्मेलन ये हुआ है, ठीक है ना, इसमें चर्चा चली है, ठीक। ये बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहाँ, कोच्चि, क्योंकि ये पहला है, ठीक है ना, क्लियर। और बिम्स्टेक एक समूह है, उसके साथ भारत का समुद्री अनुसंधान नेटवर्क, ठीक है ना। हालांकि मैक्सिमम उसमें कंट्रीज ऐसे ही हैं जिनके पास समुद्र है, ठीक है ना, जैसे बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, ठीक है ना, थाईलैंड देख लीजिए, ठीक है ना, और फिर श्रीलंका देख लीजिए, ठीक है ना। तो जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं सबके पास समुद्र है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का ये पहला द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहाँ, कोच्चि। कोच्चि कहाँ है, केरल, ठीक है ना। तो वहाँ आयोजित हुआ है। तो ये दोनों आयाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है किस राज्य में, हम कोच्चि याद करके गए लेकिन वहाँ हमको सूझता नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। कि केरल था तो कोच्चि केरल याद रखिएगा।
ठीक है ना। मालूम सबको रहता है कि कोची वही है, लेकिन वहाँ सूझता नहीं है, यहाँ से confuse ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि यार कोची याद करके गए थे, कहाँ कर्नाटक था। याद करके गए हाँ, थे। समझ रहे हैं, तो होने लगता है, करंट है ना ये, करंट लगने लगता है फिर। हाँ, और किससे ये रिलेटेड है? नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी से, ठीक है ना, मत्स्य पालन, ठीक, ये आप लोग जान ही रहे हैं। अच्छा, घोषणा डिक्लेरेशन की बात कर लें। प्रधानमंत्री ने द्वारा 2022 में कोलंबो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान, ठीक है ना, दौरान उन्होंने क्या किया था? कहाँ गया? नहीं है क्या? नहीं होगा, हालांकि छोड़िए उसको, ठीक है ना। तो मतलब वो कहाँ हुआ है मेन, वही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे आइए, अंतरराष्ट्रीय ये दिया हुआ है, विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी, ठीक है ना। जैसे ये है सिंगापुर द्वारा यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी, ठीक है ना, लेवी लागू करने की घोषणा की गई है। लेवी भी एक क्या होता है? टैक्स होता है, कर, ऋण जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही लागू करने की क्या की है? घोषणा की है। जैसे हमारे यहाँ वो कर दिए, उपकर ले आ रही है, सेस ले आ रही है, लेवी है, सब एक ही कैटेगरी की है ये चीजें, ठीक। तो वही है सिंगापुर द्वारा यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी, ठीक है ना, लागू करने की घोषणा की गई है। शुल्क से प्राप्त जो राजस्व का उपयोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल खरीदने के लिए किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने, ठीक है ना, हाल ही में किस देश ने विश्व में पहला ग्रीन फ्यूल लेवी, ठीक है ना, यात्रियों पर लागू करने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो किसने? सिंगापुर। ये याद रखिएगा। लक्ष्य क्या है भाई सिंगापुर का? लक्ष्य 2026 में सभी प्रस्थान उड़ानों में 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करना और 2030 तक इसे बढ़ा करके 3 से 5% तक करना, जिससे विमानन उद्योग के उत्सर्जन में क्या आएगी? कमी आएगी। भारत को भी कर देना चाहिए, ठीक है ना भाई। भारत का भी तो लक्ष्य 2070 तक जीरो कार्बन है एमिशन, है ना। तो जीरो कार्बन एमिशन कब तक है? 2070 तक। तो भारत को भी इसी तरह के चार्जेस कुछ लगाने चाहिए एविएशंस पर, ठीक। तो जाहिर सी बात है अन्य देशों से सबक लेना चाहिए। आगे दिया हुआ है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन अपेक, ठीक है ना। अपेक शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, अभी नवंबर में हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। और योंगजू दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, ठीक है ना। और लेकिन ये हुआ कहाँ है? योंगजू, ठीक है ना। हाँ वही योंगजू, ठीक है ना। योंगजू जी क्या है वहाँ? साइलेंट किया है, योंगजू, ठीक है ना, क्लियर। वो हिंदी में तो लिखा ही रहेगा योंगजू, ठीक। हाँ दक्षिण कोरिया में है। योंगजू घोषणा पत्र 2025 जारी किया गया है, डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है योंगजू डिक्लेरेशन 2025 निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन से संबंधित रहा है? तो किससे रहा है? अपेक से। किससे रहा है? अपेक से। भाई कई संगठन है, ब्रिक्स से, अपेक से, आसियान से, ठीक है ना, क्लियर। तो दे सकता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ना। देखिए क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते हैं। या तो सीधे सीधे पूछ ले कि भाई ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपने बता दिया कि यांगजू वहाँ हुआ है। लेकिन आपसे पूछ दिया कि यांगजू डिक्लेरेशन 2025 ठीक जारी किया गया है अभी किसी शिखर सम्मेलन में, वो शिखर सम्मेलन कौन सा था? तो भाई जहां होगा वही का तो डिक्लेरेशन रहेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न कई तरीके से पूछ सकते हैं, हर आयाम आपको देखना है कि कैसे आ रहा है, ठीक है ना। हाँ इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल किया गया है और समावेशी आर्थिक विकास के प्रति अपेक के नेताओं की प्रतिबद्धता। आप देख रहे हो सब में वही आ रहा है, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनके अलावा क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर
ठीक है ना, किसी भी चीज में समावेशी आर्थिक विकास यानी क्या, इंक्लूसिव फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है एक हिसाब से, ठीक है ना, यही मुद्दे ही है, इनके अलावा ही है। ठीक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है ना, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के साथ 21 देशों का एक क्षेत्रीय मंच स्थापना कब हुई थी, 89 में। अब इस पे आ जाइए, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हो गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब्राहम समझौता क्या है, ठीक है ना। कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हो गया, कौन सा देश शामिल हो गया। अभी पूछा जाएगा कि कौन सा मिडिल ईस्ट का देश, निम्नलिखित में से मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, मध्य मिडिल एशिया का कौन सा कंट्री, ठीक है ना, वो आपका अब्राहम समझौते में क्या हो गया है, शामिल हो गया है, तो आप बोलोगे कजाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसकी घोषणा की गई, ठीक। उद्देश्य क्या है, इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को क्या करना, सामान्य, ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ हमेशा अमेरिका क्या रहता है, खड़ा रहता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को क्या करना, सामान्य करना। अब्राहम समझौते में वर्ष 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए ये समझौते थे, किसके किसके बीच में, एक इजराइल और एक मुस्लिम बहुल जो भी देश हैं उनको क्या करना, एकीकृत करना, कि उनमें कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो। अब हाल ही में कौन देश शामिल हुआ है, कजाकिस्तान, और इसमें मध्यस्थता कौन कर रहा है, अमेरिका, ठीक है ना, क्लियर। तो प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता इसमें कौन कौन रहे हैं, इजराइल, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ठीक है ना, क्लियर। भाई जाहिर सी बात है कि इजराइल आपका अलग है, और मुस्लिम बाहुल में कौन आ गया, यूएई आ गया, बहरीन आ गया, ठीक है ना, बहरीन, मोरक्को आप लोग जान रहे हैं कि मोरक्को किसका देश है, एशिया का है कि अफ्रीका का, अफ्रीका का है, ऊपर एटलस क्षेत्र में है। एटलस कहाँ कहाँ है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, 3 देशों में विस्तार है, ठीक है ना। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट टॉबुकल, ठीक है ना, ये है। तो मोरक्को जो है, मोरक्को इसलिए भी फेमस है, ऐतिहासिक रूप से भी फेमस है। क्यों फेमस है भाई, कौन बताएगा। मोरक्को ऐतिहासिक रूप से भी फेमस है, क्यों फेमस है, मोरक्को यानी मूर देश से एक यात्री आया था, कौन, नाम था इब्ने बतूता, ठीक है ना, किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है ना, इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और चाइना में भेजा था, तोगन तिमूर के दरबार में राजदूत बना करके अपना। इसने किताब अपनी लिखी है रहला, ठीक है ना, जिसमें इसने क्या किया है, इसने भारतीय डाक प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो पूछा जाता है कि इसने भारतीय डाक प्रणाली के बारे में अपनी पुस्तक में चर्चा किया है, तो कौन, इब्ने बतूता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हाँ सारे, तो कहाँ का था, यही मूर देश का था। मूर देश कौन, मोरक्को, ठीक है ना। आगे आइए, और सूडान 2021 में किया है, ठीक है ना। तो मतलब ये सारी कंट्रीज आपकी जो है, ठीक। हाँ आगे आइए, अब कजाकिस्तान भी जुड़ गया है, ठीक। तो लेटेस्ट हमको बस याद रखना है कौन, कजाकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान। हाँ, और सबसे अच्छी चीज, एक चीज और भी पूछ सकता है अगर पेपर कठिन बनाएगा, 4 ही देश तो और जुड़े हुए हैं, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, है कि नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज में अगर बात की जाए तो, ठीक है ना। तो यही 4 अब्राहम समझौतों को मान रहे हैं एक बार। अब कौन आ गया, कजाकिस्तान आ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो यही चीज है। पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, ठीक है ना। पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तब से 27वां संविधान संशोधन जो है अभी मंजूरी प्रदान की गई है। भारत में 106 चले गए, ठीक है ना।
क्लियर। आइए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2000 इसमें 27वां संशोधन दिया गया। क्यों? लोकतंत्र को कमजोर तथा आधिकारिक रूप से राज्य पर सैन्य वर्चस्व स्थापित करना, ठीक है ना। और मुख्य प्रावधान क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की स्थापना, ठीक है ना, डिफेंस फोर्सेस की स्थापना के लिए, ठीक, ये चीज है। मतलब वहां तो अक्सर हमेशा सेना का ही परचम लहराता रहता है, ठीक है ना, ये आप लोग जान ही रहे हैं। आगे आइए, ठीक। 5 स्टार ऑफिसर फील्ड मार्शल को पूर्ण कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो बस हेडलाइन ही याद कर लीजिए कि अभी कहवा 27वां, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। आगे आइए, सामाजिक विकास के लिए दूसरा विकास विश्व शिखर सम्मेलन, ये अभी हुआ है सोशल डेवलपमेंट के लिए। कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में, ठीक है ना। इसमें क्या उद्देश्य की वैश्विक प्रगति का आकलन करना और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन को क्या करना? मजबूत करना, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछेगा सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में दोहा, कतर में हुआ है, जिसमें वैश्विक प्रगति और सतत विकास के लिए कब तक का एजेंडा रखा गया है? तो 2030 तक का एजेंडा रखा गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ कौन सा डिक्लेरेशन है? दोहा डिक्लेरेशन। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से दोहा डिक्लेरेशन संबंधित है किससे, ठीक है ना, तो आप किससे कहोगे? सोशल डेवलपमेंट से, ठीक है ना। और कब तक? 2030 तक, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आ जाइए, भारत एवं विश्व, ठीक है ना। भारत का यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनर्निर्वाचन हुआ है, ठीक है ना। भारत का यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनर्निर्वाचन हुआ है, ठीक है ना। आगे आइए, भारत को 2025 में, ठीक, वर्ष 2025 से 29 तक के कार्यकाल के लिए, ठीक है ना, 25 से 29, इसका मतलब 4 वर्ष, ठीक है ना, के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिर से चुन लिया गया है, ठीक है ना। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुनने से क्या महत्व है? पुनर्निर्वाचन बहुपक्षवाद के प्रति भारत का दीर्घकालिक प्रतिबद्धता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार, सूचना के क्षेत्र में अधिदेश के प्रति, यूनेस्को के अधिदेश के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को दर्शाता है। मतलब उसका विश्वास बढ़ेगा भारत के प्रति लोगों का, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में, ठीक है ना। आगे दिया है कि यह 3 अंगों में से एक है महासम्मेलन, एक है सचिवालय, ठीक है ना, और एक है हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखिएगा कि भारत किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रीइलेक्ट हुआ है? तो यूनेस्को, इसे आपको याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट ये है। भारत का आईएमओ काउंसिल के लिए भी पुनर्निर्वाचन हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये भी एक प्रश्न हो गया। आईएमओ यानी कौन? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, क्लियर। इसमें भारत का कैटेगरी बी में चयन उन 10 देशों के समूहों में आता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक दिलचस्पी है जिनकी, ठीक है ना, ये देश हैं। और यहाँ आईएमओ है क्या? ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है समुद्री क्षेत्र में देख रेख, ठीक है ना। और आईएमओ काउंसिल आप जान ही रहे हैं। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में भी री इलेक्शन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का अभी हाल ही में 2025 में री इलेक्शन किन किन संस्थाओं के लिए हुआ है? 2-3 संस्था दे देगा, ठीक। आपसे पूछ सकता है तो आप 1, ओनली 1, 1, 2 ऐसे करके आता है ना, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, करंट बनाने के कई तरीके हैं, वो आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो री इलेक्ट करके आप खुद लिख लो वहीं एक जगह कि भारत री इलेक्ट हुआ। पहला यूनेस्को कब से कब तक भाई? 25 से 29 तक। उसके बाद लिख लो किसमें? आईएमओ, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ऐसे याद हो गया। आगे आइए, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है ना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना।
अब आगे आइए, ये स्थान कहाँ हुआ है, ये हुआ कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसमें ऑब्जर्वर कंट्री कौन थी, सेशेल्स, ठीक है ना। ऑब्जर्वर कौन था, सेशेल्स, और अतिथि यानी गेस्ट कंट्री कौन था, मलेशिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। किसमें, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पर्यवेक्षक देश कौन था, सेशेल्स। सेशेल्स किस कंटिनेंट का है, एशिया का है कि अफ्रीका का है, हिंद महासागर में है, ये आपको बता दूं, किसका है, अफ्रीका है, सेशेल्स, ठीक है ना। सेशेल्स किसका है, अफ्रीका का। मलेशिया हमारा यहीं का है, ठीक है ना, एशिया का ही है, तो अतिथि देश ये रह गया, ठीक। दोनों किसमें है, हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में, ठीक है ना, क्लियर। सेशेल्स आप देख रहे होंगे, ऊपर इधर नीचे आओगे रीयूनियन है, उधर ही साइड में देखोगे मॉरिशस है, तमाम है, ठीक। अगर अफ्रीका पढ़ा होगा तो आपने, ठीक। आगे देखिए, सम्मेलन यही है, आगे आ जाइए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसको कहा जाता है रोड्स 2025, ठीक है ना। तो पूछा जाए रोड्स सम्मेलन 2025 संबंधित है किससे, तो आप बोलोगे क्षेत्रीय यानी रीजनल, मुक्त यानी फ्री डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। H फॉर हेल्थ हो गया, ठीक है ना। मुक्त का मतलब यहाँ ओपन हो सकता है, ठीक है ना, डिजिटल, ठीक। और फिर आपका सम्मेलन हो गया। आइए, नई दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, आयोजन नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, NEGD, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय और यूनिसेफ द्वारा ये किया गया है। रोड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्या, WHO प्लस यूनिसेफ, उसके बाद हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और NEGD यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है ना। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन किसमें, हेल्थ सेक्टर में, ठीक है ना। तो मतलब आप मेनली दो संगठन बड़े इंपॉर्टेंट है, WHO और एक हमारा कौन, यूनिसेफ, ठीक है ना। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, उन दोनों का नाम यहाँ दे दिया है, ठीक। और सम्मेलन कौन है, रोड्स, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे आइए, भारत बोत्सवाना चीता स्थानांतरण संधि, चीता स्थानांतरण संधि, ये प्रोजेक्ट चीता है, इसके अंतर्गत 8 चीतों को बोत्सवाना से भारत स्थानांतरित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ था, 22 में, ठीक है ना, क्लियर। 2022 में, 1922 नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर है वो, 1973, 1973, ये चीता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी, 2022, ठीक है ना। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे उसमें इन्वॉल्वमेंट पूछा जाना है, इन्वॉल्वमेंट में ये सवाल होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। कौन एक्ट कब हुआ, कौन प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह के तैयार रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 2022 में नामीबिया से कितने चीते आए थे, 8, और उसके बाद 2023 में कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से 12, कुल हुए कितने, 20। अब कहाँ से आ रहे हैं, बोत्सवाना से। पहले नामीबिया 8, दक्षिण अफ्रीका 12, अब सीधे आपका, ठीक, कहाँ से, बोत्सवाना से, सब वहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ले आया जा रहा प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 22, फिर 23, ठीक है ना, 22 में, फिर 23 में, फिर 25 में, ठीक, क्लियर। तो याद रखिएगा, संख्या पूछ लेते हैं, एक में 8, 12, फिर 8, ठीक है ना। हाँ, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, प्रोजेक्ट एजेंसी कौन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, भारत के प्रधानमंत्री की कौन सी यात्रा? भूटान यात्रा, ठीक है ना, क्लियर। यात्रा जो रही है ये नवंबर में रही, भारत के प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा, ठीक है ना। भूटान के चौथे नरेश ड्रुक ग्यालपो, ठीक है ना, ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंगे वांगचुक, ठीक है ना, नाम थोड़ा सा बड़ा है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कि 70वें जन्मदिन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए थे, है ना। मतलब इन्होंने अपना बर्थडे मनाया, इनको इनवाइट किया था कि आइए केक कटवाइएगा, खाइएगा, ठीक है ना, क्लियर। और फाइनली हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे 70वें जन्मदिन समारोह, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा ये रही थी, ठीक। इसमें देखिए ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इसके पीछे कई उद्देश्य छिपे रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अक्सर ऐसी फॉर्मेलिटीज होती रहती हैं, लेकिन उसके पीछे एक देश हित उद्देश्य क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, ये ना समझ जाइएगा कि हमेशा कोई केवल केक खाने के लिए पहुंचता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा कालचक्र अनुष्ठान यानी बौद्ध अनुष्ठान का उद्घाटन किया गया। अब आइए उद्देश्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। 1200 मेगावाट की पुनात संगछू, ठीक है ना, कई बार बोल लीजिए, पुनात संगछू, ठीक, हाँ, द्वितीय सेकेंड, ठीक है ना, ये पन बिजली परियोजना है, ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना है, का संयुक्त रूप से क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, ठीक है ना, क्लियर। भाई हिमालयन कंट्री है, जल स्रोत अच्छे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर लगेगा तो भूटान के आसपास के जिले या राज्य जो भी होंगे वो क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। अब ये उद्देश्य समझ में आया। आगे आइए, भूटान में ऊर्जा परियोजना के लिए 40 अरब रुपए की रियायती ऋण, ठीक है ना, सहायता देने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। जैसे आप ध्यान में रखिए, भारत भूटान की कई परियोजनाएं, जैसे चूखा परियोजना, नाम लिख लीजिए, लिखिए चूखा परियोजना, चूखा, ठीक है ना, ये भारत भूटान संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, इसका भी नाम ऐड कर लीजिएगा, ठीक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुनात संगछू, पुनात संगछू, पुनात संगछू। एक परियोजना ये हो गई पुनात संगछू, दूसरी परियोजना का नाम लिखिए चूखा परियोजना, चूखा, ठीक है ना, चूखा परियोजना। फिर लिखिए संकोश, संकोश परियोजना, संकोश, ठीक है ना। फिर लिखिए ताला परियोजना, ठीक है ना, कौन परियोजना, ताला परियोजना, ठीक है ना। ये सब भारत और भूटान के मध्य है, किसके मध्य है, भारत और भूटान के मध्य जल विद्युत, ठीक है ना, क्लियर। तो भारत भूटान के साथ कई जल विद्युत परियोजनाओं से संयुक्त रूप से क्या है, ठीक, लगा हुआ है। अब आगे आ जाइए, अब दिया है भारत बहरीन का 5वां उच्च संयुक्त आयोग, ठीक है ना, भारत बहरीन का 5वां उच्च संयुक्त आयोग, ठीक है ना, ये नई दिल्ली में हुआ है, भारत और बहरीन का, ठीक है ना। हाँ, बैठक अगर कह दिया जाए कि उच्च संयुक्त आयोग की बैठक की गई है, कहाँ की गई है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में की गई, ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाइए, आगे यहाँ दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट, इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है ना, और अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जयानी, ये बहरीन के हैं, ठीक है ना, ये भी विदेश मंत्री होंगे, ठीक है ना, दोनों समकक्ष जो हैं ये उसके रहे। आगे आ जाइए, तो ओवरऑल मेनली मुद्दा क्या रहा है, आतंकवाद। अब आगे आ जाइए, अगला दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत की गई। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है कनाडा। ठीक है ना। यस सर। और इंडिया। इंडिया, इन तीनों के बीच में आपका क्या शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। ये G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। ठीक है ना। क्लियर? किसके दौरान किया गया? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें ये टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे और इनोवेशंस को भी साझा करेंगे। ठीक है ना। क्लियर? ये चीज है। उसमें लक्ष्य इन्होंने क्या बनाया है, पहला क्या, शून्य कार्बन उत्सर्जन को अपनाना। तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उन्हें हम अपनाएं। दूसरा क्या, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है ना। जो आपूर्ति श्रृंखला है, ठीक है ना, सप्लाई चेन है, ठीक, उसमें डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, ठीक है ना, और एक सुरक्षित तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, एक टेक्नोलॉजिकल सिक्योर टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम डेवलप करना। ठीक है ना। क्लियर? तो ये इनका क्या होगा, उद्देश्य और लक्ष्य होगा। आगे आते हैं। आगे यहाँ है भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव मनाया गया है और ये कहाँ मनाया गया है, कोलंबो यूनिवर्सिटी श्रीलंका में। ठीक है ना। क्लियर? ये याद रखिएगा। और इसमें उद्घाटन किसने किया था, संतोष झा ने, जो उच्चायुक्त है। ठीक है ना। क्लियर? अब आ जाइए, आगे दिया है आरबीआई द्वारा, ये बीआई केवल लिखा है, आरबीआई है, आरबीआई द्वारा एनएसएफआई 2025 से 30 जारी किया गया। ठीक है ना। एनएसएफआई का मतलब क्या, नेशनल, ठीक है ना, नेशनल ये आपका कार्यनीति है और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है ना। मतलब ये यहाँ कुछ प्रोग्राम का होगा कुछ, ठीक है ना, कार्यनीति। ठीक, तो उसके बारे में बताया गया है। और अनावरण जो है, ठीक है ना, इसका अनावरण किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय कार्यनीति जो रखी गई है, ठीक है ना, वो कब से कब तक है, तो 25 से लेकर के 30 तक। ठीक। और इसमें क्या है कि भारत में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेहतर बनाने के लिए 5 लक्ष्य रखे गए हैं, जिनको हम लोग पंच ज्योति कह रहे हैं। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, पंच ज्योति, जिन्हें पाने के लिए 47 विशेष एक्शन पॉइंट, ठीक है ना, यानी स्पेशल एक्शन पॉइंट्स दिए गए, यहाँ ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इनका उद्देश्य क्या होगा, महिलाओं के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन के लिए जेंडर सेंसिटिव तरीका अपनाना। ठीक है ना। दूसरा क्या, विशेषकर कम सुविधा वाले और कमजोर तबके के लोगों की वित्तीय मजबूती को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग रणनीति बनाना। मतलब ओवरऑल इन्होंने पंच ज्योति 5 रणनीतियां बनाई हैं। ठीक है ना। किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के। ठीक है ना। और इसका कार्यकाल कब तक का है, ये 25 से 30 तक का है। और ये गठित किया है किसने, आरबीआई। ठीक है ना। ये चीज है, आरबीआई का एक इनिशिएटिव है। अब है हमारा क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया गया है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में स्काई रूट क्या है, एक प्राइवेट, ठीक है ना, एजेंसी है। आजकल आप जान रहे हैं निजी क्षेत्रों में भी कई चीजें दे दी गई हैं। तो स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करने के दौरान किया। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट, ठीक है ना, ये स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है ना, विक्रम 1, ठीक है ना, इसका अनावरण किया, जिसमें उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता है। विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन, विक्रम 1
बनाया किसने? स्काई रूट ने। बनाया किसने? स्काई रूट ने, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट लियो में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना? लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च करने। हाँ, आगे आइए। न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया है। ये न्योमा एयरबेस क्या है? भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा है लड़ाकू विमान सक्षम। ठीक है ना? न्योमा, न्योमा कहाँ है? आपका पूर्वी लद्दाख में। ठीक है ना? क्लियर? और बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। ठीक है ना? और ये कितना है? 13,700 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है ना? तो भारत क्या दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरबेस है। कौन? न्योमा। न्योमा कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में। ठीक है ना? क्लियर? अब आगे आ जाइए। भारतीय सेना का 3 फेज प्लान। ठीक है ना? 3 फेज प्लान भारतीय सेना का है। ठीक, ये क्या है प्लान? जान लीजिए। ये 2047 तक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने के लिए 3 चरण का क्या है? रोड मैप है। ठीक है ना? क्लियर? एक है हॉप 2032, एक है स्टेप 2037 और एक है जंप 2047। मतलब 47 तक तो टारगेट है। एक हम 32 से 37 तक ले चलेंगे 5 वर्षीय, और एक हम 37 से 47 तक 10 वर्षीय ले चलेंगे। ठीक है ना? पहले क्या है? होप है। होप यानी आशा होगा, हो सके। ठीक, उसके बाद है स्टेप और उसके बाद क्या है? जंप। ठीक है ना? तो हॉप, स्टेप एंड जंप। ठीक, सन याद कर लीजिए। कब से भाई? एक 32, एक फिर 37 और एक बार 47। जंप करेंगे सीधे 10 साल। ठीक है ना? क्लियर? तो ये हमारा भारतीय सेना का 3 फेज प्लान है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर? अब इसमें होप का मतलब क्या है? हॉरिजन ऑफ पॉसिबिलिटीज। होप ये है। ठीक है ना? तो होप का मतलब हॉरिजन ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक, हॉरिजन ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज यानी क्या? संभावनाएं, यानी एक आशा की जा रही है। इसी वजह से नाम इसका क्या रखा गया? होप। ठीक है ना? क्लियर? त्वरित परिवर्तन और परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने का है। स्टेप क्या है? सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनवायरनमेंट पैथवे। ठीक है ना? क्लियर? ये 5 वर्ष वाला रहा, और फिर इकट्ठे 10 वर्ष के लिए कौन? हमारा जंप, ज्वाइंटनेस, यूनिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है ना? ये आपका आ गया। तो ओवरऑल ये 3 फेज कार्यक्रम है। ठीक है ना? किसका? भारतीय सेना का। ठीक, समझ में आया? तो ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बाकी हम लोग कल देखते हैं। ठीक है ना? हाँ, कल क्वेश्चन करेंगे इसके भी, और उसके बाद जो है कोशिश ये रहेगी कि आगे के 2 मंथ के फिर हम लोग बढ़े हैं। ठीक है ना? पीछे यानी अक्टूबर और सितंबर। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, चलिए।